नमस्कार। आज 31 दिसंबर है 2023 का आखिरी दिन। मैं सोचा क्यों नहीं कुछ सवाल जो हमारे कुछ एडवोकेट फ्रेंड ने पूछे हैं, एडवोकेट्स कुछ व्यूअर्स भी हैं उन्होंने भी पूछे हैं, हम उन पे ही चर्चा कर लेते हैं। आजकल जैसा कि आपको पता है कि मैं पार्टीशन से रिलेटेड इश्यूज़ पे डिस्कस करता हूँ, तो ज़्यादातर सवाल उसी मुद्दे पे आए हुए हैं। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रीलिमिनरी डिग्री होने के बाद फाइनल डिग्री के लिए एप्लीकेशन कब तक मूव किया जा सकता है, या एप्लीकेशन किस प्रोविज़न के तहत मूव किया जा सकता है। क्या प्रोविज़न है सीपीसी में या पार्टीशन एक्ट में, क्योंकि मेनली यही दो एक्ट हैं जो कवर करते हैं पार्टीशन से रिलेटेड इश्यूज़ को। तो सबसे पहले तो सिविल प्रोसीजर कोड में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप कोई एप्लीकेशन मूव कीजिए प्रीलिमिनरी डिग्री होने के बाद फाइनल डिग्री के लिए, क्योंकि जो प्रोसीजर है, सबसे पहली बात तो यही है कि वो कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात कि जो प्रोसीजर है लिटिगेशन का या प्रीलिमिनरी डिग्री से के पास होने के बाद वो कंटिन्यू करता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो एंड हो गया। हाँ, ज़्यादातर केसेज में प्रोसेस प्रीलिमिनरी डिग्री के बाद बहुत स्लो हो जाता है, या कुछ कोर्ट ये वेट करती है कि फिर एप्लीकेशन मूव हो। लेकिन ये कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग है प्रीलिमिनरी डिग्री के बाद फाइनल डिग्री तक। और तीसरी बात कि ये कोर्ट को ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी फाइनल डिग्री प्रीलिमिनरी डिग्री पास हो गई है तो वो फिर डेट फिक्स करे, वो कंटिन्यू करे, वो वेट नहीं करे किसी एडवोकेट के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा कोई एप्लीकेशन मूव करने का। और ये कोर्ट, चौथी बात की ये कोर्ट की ड्यूटी है, ये लिटिगेंट को रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट को, ये कोर्ट की ड्यूटी है। पांचवी बात कि अगर कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत आन पड़ती है, अगर कोर्ट उसको नहीं प्रॉपरली चला रही मुकदमे को, तो आप सिंपल 151 की एप्लीकेशन भी लगा देंगे तो भी आप सेटिस्फाई हो जाता है, प्रोसेस को सेटिस्फाई हो जाता है और कोर्ट को उसको इमीडिएट प्रोसीडिंग को शुरू कर देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा गया है वो ये है कि क्या लिमिटेशन पीरियड है इस एप्लीकेशन को मूव करने का। तो जैसा कि मैंने कहा आपको, कोई लिमिटेशन एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। फिर भी हम आपको इसको लिमिटेशन एक्ट के बैकग्राउंड में एक बात समझाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। हम जैसा जानते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन या किसी भी रिलीफ के लिए हम कोर्ट जाते हैं तो हमारा जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन होता है उस दिन से लिमिटेशन शुरू होता है, और सारे के सारे प्रोसीजर, चाहे वो एप्लीकेशन हो या सूट हो या अपील हो, ये सभी न सभी लिमिटेशन एक्ट से कवर्ड होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो इनके शेड्यूल बने हुए हैं लिमिटेशन एक्ट में, उसमें जो पहला डिवीज़न है वो सूट से डील करता है, सूट से रिलेटेड लिमिटेशन से डील करता है, जबकि जो दूसरा डिवीज़न है वो अपील से रिलेटेड प्रोविजंस को डील करता है, और जो तीसरा डिवीज़न है वो एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोविज़न को डील करता है। तो यहाँ पे एक सूट कंटिन्यू कर रहा है, उसी में प्रीलिमिनरी डिग्री पास हुई है। दूसरा, अब एक एप्लीकेशन मूव करने की बात होती है। तो जो तीसरा डिवीज़न जिसमें एप्लीकेशंस को डील करता है, उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है कि लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है कि कब मूव करना है या क्या उसका लिमिटेशन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लिमिटेशन एक्ट को कहें कि इस प्रोविज़न में एप्लीकेबल ही नहीं है। प्रीलिमिनरी डिग्री से जो फाइनल डिग्री तक का सफ़र है उसमें कोई एप्लीकेबल ही नहीं है। तो जो मेरा जवाब है कि कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें एक पटना हाई कोर्ट का जजमेंट था, बहुत पुराना जजमेंट था जिसको स्टैंडर्ड जजमेंट भी मानते हैं, कि ऑलमोस्ट 27 साल के बाद एप्लीकेशन मूव हुआ था तो भी कोर्ट ने इंटरटेन किया था, और जिसको बाद में ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट ले गया, तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग है, इसलिए इसमें लिमिटेशन एप्लीकेबल ही नहीं होता। अब एक सवाल, जो तीसरा सवाल हमसे पूछा गया और हम जिसको डिस्कस करना चाहते हैं, कि क्या पार्टीशंस सूट में जो कंटिन्यू कर रहा है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। क्योंकि
आप सभी जानते हैं कि पार्टीशन सूट में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जिसमें कि पहले तो प्रिलिमिनरी डिग्री होना, फिर उसका शेयर डिसाइड होता है, उसके बाद देखा जाता है कि कैसे मेड्स एंड बॉन्ड से होगा या इसको सेल करना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लंबा प्रोसीडिंग होता है और बहुत टाइम लगता है। तो उसमें मेरी समस्या अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो हम एडवोकेट को या पार्टीज़ को पूरा प्रयास करना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, जिससे कि लिटिगेशन बहुत कम हो जाता है, मतलब टाइम बहुत कम लगता है। और इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। क्योंकि जैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री पास होती है और वो एक कहें कि पहले शॉट में ही फाइनल डिग्री का शेप लेती है, अनलेस कि कोई ऐसा इश्यूज इन्वॉल्व ना हो जिसको कि डिसाइड करना कोर्ट के लिए ज़रूरी हो। कई बार ये होता है कि ये तो डिसाइड हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन अगर सेल करना है प्रॉपर्टीज़ को या दूसरे तरीके से उसको उस पूरे कॉम्प्रोमाइज़ को एग्जीक्यूट करने का तरीका ढूंढना है, या कोई पार्टी जो कॉम्प्रोमाइज़ में ही है वही लेना चाहती है और दूसरे पार्टीज़ के बीच में वो नहीं बन पा रहा है कि फाइनली कैसे सेटल करें। तो ये देखना है कि कॉम्प्रोमाइज़ किस तरीके से हुआ। अगर कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज़ है, उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि प्रॉपर्टीज़ का को कैसे पोजीशन देंगे, सेपरेट करेंगे, तब तो बहुत बढ़िया है। या ये डिसाइड कर लिया है कि कौन खरीदेगा और किस तरीके से पैसा है, तो बहुत बढ़िया है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं तो कुछ अगर बचा होता है तो कोर्ट उसको डिसाइड करती है, कमिश्नर अपॉइंट करती है, या जो उनके कॉम्प्रोमाइज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए या जो भी तरीका अख्तियार करती है। बट कॉम्प्रोमाइज़ जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो ऑर्डर 20 रूल 18 सीपीसी के तहत एक फ़ाइनल डिग्री तैयार होता है और ये फाइनल होता है, इसमें अपीलेबल भी नहीं होता। तो इससे तो बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है कि अगर पूरे प्रोसीडिंग को कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो काफ़ी चीज़ जो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। एक सवाल ये भी था कि क्या पेंडेंसी जो प्रॉपर्टीज़ पार्टीशन के लिए है और पार्टीशन सूट के पेंडेंसी के दौरान क्या कोई हम पार्टी चाहे तो प्रॉपर्टी बेच सकती है। तो देखिए, इसमें बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि पार्टीज़ अगर आपस में सहमति से कुछ भी करती है, कोई भी रूट अख्तियार करती है, कोई भी रास्ता अख्तियार करती है अपने प्रॉब्लम्स को या अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करने का, तो दे आर ऑलवेज़ फ्री, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और हाँ, जहाँ कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए और जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कोर्ट फिर वो कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगा के वो कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट ले सकती है। बट कि फिर उसके बाद जो पैसा आएगा उसको किसके कैसे आएगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कोर्ट का जो इन्वॉल्वमेंट चाहिए वो लेना होगा या कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होना है। बट प्रॉपर्टी बेच सकती है पार्टी सभी अगर तैयार हो तब। अगर उसमें कोई तैयार नहीं है और उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं उसके रिजोल्यूशन के लिए कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो आप कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। बट अगर तैयार हैं पार्टी तो पार्टीज आप प्रॉपर्टीज़ बेच सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। मुझे इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस तो एडवोकेट्स के ही थे, बट ये मेरे वीडियो बनाने के पीछे पर्पस क्या है कि आप अपने लीगल इश्यूज़ को समझें और सॉल्व करने की प्रवृत्ति डेवलप करें, एक एटीट्यूड डेवलप करें, जिससे कि लिटिगेशन टाइम को कम कर सकें। आप अपने राइट्स को समझें और एसेट ज़रूर करें, लेकिन अगर आपका कोई चीज़ आपस सहमति से हो सकता है, और खासकर पार्टीशन के इश्यूज़ को मैं ये कह रहा हूँ, तो ज़रूर करें, क्योंकि पार्टीशन बहुत लंबा लिटिगेशन हो जाता है। और तभी मैंने ज़्यादातर वीडियोज़, ऑलमोस्ट 45 वीडियोज़ विल पे बनाए हैं, क्योंकि मैं ये आप तक संदेश पहुंचाना चाहता था जो मेरे व्यूअर्स हैं कि विल बेहतर तरीका है अपने प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज करने का अपने अनुसार अपने बच्चों में, क्योंकि उसमें उसके अलावा जो इंटेस्टेट डेथ होने पे पार्टीशन जो होता है, पार्टीशन जो चलता है, वो बहुत ही टैक्सिंग, कम्बरसम और टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसलिए मैं अपने ज़्यादातर वीडियो में जो मैंने बिल्स पे बनाए हैं, मैंने इम्फेसाइज़ किया कि आप राइट टाइम पे बिल
बना दीजिए। तो आज के सफ़र में इतना ही। अगर वीडियो अगर पसंद आया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने क्वेश्चंस भेजिए। जब मैं एडवोकेट्स भी क्वेश्चन पूछते हैं, अभी आज ही मेरे पास एक कॉल आया था सोलापुर से, एडवोकेट सचिन मोहन का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातों को सुनकर और उनकी समस्या को सुनकर। मुझे लगता है आई फील प्राउड, आई फील गुड व्हेन आई सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑफ माय एडवोकेट फ्रेंड्स। सो आई रिक्वेस्ट यू, मेरा आपसे दरखास्त है कि अगर कोई इशू है तो आप मुझसे शेयर करें और मुझे मौका दें नई चीज़ों को जानने का, सीखने का। क्योंकि आपका हर एक सवाल मुझे बहुत ज़्यादा सिखा जाता है, बजाय कि मैं आपको जो शेयर करता हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदा होता है, उससे ज़्यादा फ़ायदा मुझसे होता है। थैंक यू। ये सिलसिला जारी रखिएगा। अपने कमेंट्स लिखिए। मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 8287070176, उस पर अपने व्यूज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू और हैप्पी न्यू ईयर। कल से नया साल शुरू हो रहा है। हमारा और आपके रिश्ते का ऐसा ही चलता रहे, मुझे बहुत खुशी हुई।